आज हम लोग देख रहे थे क्या, अभी हम लोग आंग मैसूर के युद्ध देख रहे हैं, जिसमें से आज चौथा युद्ध है, यानी चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध। ये हुआ है कब? 1799 में हुआ है। सबसे खास बात है कि अभी आरओ का जो प्री एग्जाम हुआ था, वहाँ युद्ध से सवाल नहीं पूछे गए थे, क्योंकि पैटर्न बदल दिया गया यूपी में। लेकिन आप ये समझिएगा कि कुछ एग्ज़ाम जो जैसे पीसीएस का जब होता है तो 1 से 2 सवाल युद्ध पर होते हैं, और ये जो आंग्ल मैसूर का युद्ध है, इस पर सवाल कई बार पूछे गए, लेकिन सवाल कहाँ पूछे गए हैं? इसका सवाल पूछा गया सन के संदर्भ में कि कब हुआ है। तो ये तो जानना आसान है, लेकिन आरओ के अगर आप पैटर्न को थोड़ा सा देखेंगे तो अब आपके वहाँ पे ऐसे इससे काम नहीं चलने वाला है कि आप सिर्फ सन जान लीजिए अब काम हो जाएगा। अब आपको उसका कारण भी जानना चाहिए, क्यों हुआ। तो अगर फैक्ट की बात किया जाए जो हमेशा पूछा जाता रहा है, तो फैक्ट में भारत, एक सीधा सवाल कि भारत का मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का समय है 1798 से 1805। समय जानना चाहिए कि इस घटनाक्रम के जब सवाल सेटअप किए जाते हैं तो वहाँ अगर आपको सन पता हो तो आसान होता है। और सबसे खास बात है कि ये जो चतुर्थांग मैसूर युद्ध है, इसके होने का कौन सा कारण है, क्यों हुआ यह युद्ध? तो कारण आप देखते हैं क्या नज़र मिलता है आपको कि अंग्रेज़ों ने क्या कहा। अंग्रेज़ों ने टीपू पर यह आरोप लगा दिया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से संपर्क स्थापित किया है, यानी कि वो फ्रांसीसियों से मदद मांग रहे हैं। किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। क्योंकि जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उस संधि में आधे से अधिक राज्यों को जीते गए, या टीपू ने अपने आधे से अधिक राज्यों को किसे सौंप दिया था? अंग्रेज़ों को। और 3.3 करोड़ रुपए यानी 3.3 करोड़ रुपए युद्ध का जुर्माना लगाया था अंग्रेज़ों ने, और टीपू से कहा कि आप 1 साल में इसे मुझे दे दो। अगर आप 1 साल के भीतर नहीं देते हैं तो युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी एक शर्त रख दिया वहाँ कि अगर आप 1 साल के अंदर मुझे अगर 1 साल के भीतर दीजिए पैसा, जुर्माने की राशि, गारंटी के तौर पे आपके जो पास जो 2 बच्चे हैं वो हमारे हवाले कर दीजिए। तो टीपू बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, अपने दोनों बच्चों को सौंपा नहीं। किसे नहीं सौंपा? अंग्रेज़ों को। वो सौंपा ही नहीं अंग्रेज़ों को, और वो मदद मांगने लगा किससे? विदेशी शक्तियों से। तो एक बात ये भी रहा कि 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेज़ों ने ये क्यों नहीं शर्त लगाई टीपू के ऊपर कि आप किसी विदेशी शक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे? ऐसा कौन सा कारण है? जब अंग्रेज़ों ने टीपू पर यह इस संधि में बात ही नहीं किया, टीपू पर प्रतिबंध लगाया ही नहीं कि आप जो है विदेशी शक्ति सबसे संपर्क नहीं करेंगे, तो इसका कौन सा ऐसा कारण था कि जो शर्त नहीं लगाया गया? जबकि अंग्रेज चाहते तो ये शर्त लगा देते श्रीरंगपट्टनम की संधि में कि आपको किसी विदेशी शक्ति से मदद की बात नहीं करनी है, या कोई ऐसी साजिश नहीं रचनी है। ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ऐसा कारण था? सोचिए आप। ये तो है ना, कहीं कुछ समझ में आता है? ऐसा कौन सा रीजन हो गया? पहले भी संपर्क करता था विदेशी शक्तियों से, तो अंग्रेज तो जानते थे ना कि टीपू इस मामले में माहिर है, वैदेशी संबंध बनाने में। तो लाओ इसके ऊपर हम एक शर्त रख ही देते हैं अब कि संपर्क स्थापित ना करे वो। अब जब कारण जो था कि अंग्रेजों ने कहा कि आप फ्रांसीसियों के संपर्क में हैं, आप जो है आप इस मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो अंग्रेजों ने 1792 के श्रीरंगपट्टनम संधि में जो शर्तें लगाई थी, इसमें एक बार भी नहीं लिखा कि आप किसी विदेशी शक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे। जबकि अंग्रेज जानते थे कि वो विदेशी शक्तियों के संपर्क में आता रहता है, टीपू मदद लेना चाहते हैं लोगों से। तो यहाँ पे बात आई कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण था कि शर्त नहीं लगाया इन लोगों ने? तो कारण ये था कि श्रीरंगपट्टनम संधि में इन्होंने विदेशी शक्तियों से टीपू संपर्क ना स्थापित करे, ऐसी पाबंदी लगाने का मात्र एक कारण था कि पाबंदी क्यों नहीं लगाया? अंग्रेज स्वयं ही चाहते थे कि टीपू को समाप्त कर दिया जाए, और जब वो समाप्त करना चाहते थे इसलिए चाहते थे कि टीपू के द्वारा गलतियां हों। सबसे खास बात है कि यह जो चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध है,
इस युद्ध के पूर्व की अगर बात किया जाए तो इस युद्ध के पूर्व में जो है टीपू जो है वाह्य शक्तियों के संपर्क में रहा है और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास भी किया है। उसने क्या किया, फ्रांसीसियों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करवाया था, ध्यान रखिएगा। और जैकोबिन क्लब की अगर बात किया जाए तो जैकोबिन क्लब वो था जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। जैकोबिन क्लब क्या है, अगर कोई सवाल आपसे करता है तो कहेंगे ये फ्रांसीसी शक्ति का प्रतीक है। और उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप ले लिया, यानी क्या सदस्यता ले लिया, और वहीं पर जो श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी उसका मेंबर बन गया। वहीं पर समस्या किसको लग हो गई, अंग्रेजों को। दूसरी बात ये भी कि जो श्रीरंगपट्टनम था जब वो मेंबर बना जैकोबिन क्लब का तो उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ऐसा कहा जाता है। किसके उपलक्ष्य में लगाया, जैकोबिन क्लब की स्थापना उसकी मेंबरशिप लेने की खुशी में। और ये भी कहा जाए कि उसने लगभग 99 फ्रांसीसियों को सम्मानित भी किया था, सार्वजनिक सम्मान किया। इसके साथ ही साथ फ्रांसीसियों के अलावा टीपू ने किसके साथ संपर्क स्थापित किया, अरब वासियों के साथ। अरब, काबुल, कस्तुनतुनिया, वर्साय, मॉरिशस जैसे देशों में अपनी प्रतिनिधियों को भेजा, कहा जाइए मुझे मदद चाहिए, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। यहाँ तक कि नेपोलियन के पास ही उसे मदद के लिए भेजा, पत्र व्यवहार किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। और फरवरी 1799 में मैसूर के विरुद्ध अंग्रेजों ने फिर क्या कर दिया, युद्ध का घोषणा कर दिया। यानी ये जो चतुर्थांग मैसूर युद्ध है इसकी शुरुआत कब हुई, फरवरी 1799 में। ये बात अच्छे समझिएगा। लेकिन इसके होने के पीछे यह पृष्ठभूमि है। तो आपसे सीधा कभी सवाल कर लिया जाए कि जो आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ है ये क्यों हुआ, तो आप सीधे बताने वाले हैं कि चतुर्थांग मैसूर जो युद्ध है कहीं ना कहीं श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी, उसमें अंग्रेजों द्वारा जान करके एक लूप होल छोड़ दिया गया था। वो जानते भी थे कि अगर हम टीपू को चाहें तो विदेशी शक्तियों के संपर्क स्थापित करने से रोक सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस संधि में दो ही बातें रखी, क्या कि तुम अपना आधा राज्य हमें दे दो, और दूसरी बात कि जो युद्ध हमने किया है, युद्ध में जो मेरे लोग घायल हुए हैं उसके बदले में जुर्माना तुम्हें देना हो, कितना देना होगा, 3 करोड़ रुपए, यानी 3 करोड़ तुम्हें पे करना होगा अंग्रेजों को। टीपू शर्त लगा दिया गया। लेकिन एक बार भी नहीं कहा गया कि आप किसी विदेशी शक्ति के संपर्क में ना जाएं। ऐसा इन्होंने क्यों किया अंग्रेजों ने, वो इसलिए किए थे, चाहते थे कि टीपू को समाप्त कर दिया जाए। यानी सोचते थे कि टीपू गलती करे, और टीपू ने वो गलती किया। कैसी गलती कर दिया कि वह इस युद्ध के ठीक पहले अगर देखा जाए तो टीपू ने संपर्क स्थापित किया विदेशी शक्तियों से, खासकर फ्रांसीसियों से स्थापित किया, और मूल आरोप ही लगाया भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से किया। फ्रांसीसियों के द्वारा कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई जिसे फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। उस जैकोबिन क्लब का मेंबरशिप कौन ले लिया, टीपू सुल्तान ने ले लिया। इससे अंग्रेजों को बुरा लगा, क्योंकि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही क्या किया, टीपू ने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। लगभग 99 फ्रांसीसी कर्मचारियों को बुलाकर सार्वजनिक स्थलों पर सम्मानित किया। इससे कौन भड़क गया, अंग्रेज भड़क रहे थे। ये सम्मान तो हमें देना चाहिए था, ये सम्मान किसे दे रहा है, हमारे विरोधियों को दे रहा है, ऐसा उनके मन में आया होगा। ये हम उपधारणा कर सकते हैं। ये सिस्टम भी अंडरस्टूड बातें करता है, अगर उसके शब्दों को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे भी। अब ये भी खास बात है कि टीपू ने सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध मदद लेने के लिए फ्रांसीसी संपर्क नहीं किया, अरब गया, कस्तुनतुनिया, वर्साय, मॉरिशस, इन स्थानों पर उसने क्या किया, पत्र व्यवहार कहीं किया, कहीं अपने प्रतिनिधियों को, दूतों को भेजा मदद मांगने के लिए। यहाँ तक कि नेपोलियन के पास उसे पत्र लिखा कि आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कारण था कि नेपोलियन ने मदद नहीं किया, या उसे नेपोलियन को जो भी लड़ा वो कोई हारा नहीं। अगर वो आता ही तो जाहिर सी बात है कि भारतीय इतिहास कुछ और होता या बदल जाता। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि इसकी हरकतों को देख करके टीपू के, क्योंकि अंग्रेज तो शुरू से चाहते थे कि टीपू समाप्त कर दिया जाए,
उन्होंने क्या किया, फरवरी 1799 में मैसूर पे अटैक कर दिया और टीपू बहादुरी से मुकाबला करता रहा। लेकिन 4 मई, फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, 4 मई 1799 के आसपास पहुंचते पहुंचते जो श्रीरंगपट्टनम में टीपू का किला था, उसी किले के पास वो हार गया, घायल हो गया। ये मैं एक शब्द कहूँ कि टीपू वीर गति को प्राप्त हुआ। कहाँ? इसी चतुर्थ युद्ध में। तो इस तरह जो आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब किसी एक दर्शक, जो कि जैसे युद्ध जब समाप्त हुआ तो किसी ने देखा, कुछ मैसूर के किसी ने देखा, उसने इस बात को लिखा, जो कर्नाटक का इतिहास है, जो मैसूर का इतिहास है। आप जब पढ़ते हैं किसका इतिहास? मैसूर का इतिहास। जैसे हम यूपी का इतिहास पढ़ते हैं, वैसे अगर हम सिर्फ मैसूर का इतिहास पढ़ें या कर्नाटक में कह दूं, तो उस मैसूर के इतिहास में किसी ने लिखा इस बात को, दर्शक था, उसने लिखा कि जब अंग्रेज़ों ने जीता तो वह लोगों के घरों से लूट करना शुरू कर दिए। यानी सेना ने क्या किया, लोगों के घरों में घुस करके संपत्ति को लूट लिया और लोग लूट रहे थे। मतलब विजयी सेना मैसूर को लूट रही थी और जो मैसूर की निवासी थे, जनता थी, वह रोड के किनारे खड़े होकर के टीपू सुल्तान के जनाजे को देख रही थी और आंसू बहा रही थी। उस इतिहासकार ने इस बात को लिखा कि अब इस चीज़ को देख करके मैं बहुत मतलब भावविह्वल हो गया। मतलब ऐसा शब्द उसने प्रयोग कर दिया, किसके? टीपू के लिए। कि जितने टीपू मैसूर की जनता थी उसके जनाजे में शामिल हुई, बहुत बड़ी भीड़ रोड किनारे खड़ी थी और बाकी लोग अपना जो विजयी सेना थी वो लूट रही थी, है ना। ये कहानी पूरी की पूरी किसकी थी? आंग्ल मैसूर। अब ये भी है कि जब श्रीरंगपट्टनम से उसकी लाश को उठाया गया, किसके? टीपू के, तो एक सवाल उठता है, खासकर मेरे समझ में आता है कि ये प्रीफैक्ट हो सकता है, मेंस के तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि टीपू सुल्तान जब वीर गति को प्राप्त, टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को वीर गति को प्राप्त हुआ, उसे दफन कहाँ किया गया या उसकी समाधि कहाँ है भारत में? ये सवाल उठा ना, ये फैक्ट है पूरी तरह। ये आप किसी सवाल करिए तो कहेगा हमें नहीं पता है, या तो आप गूगल करोगे तो मैं आपको बता दूं, श्रीरंगपट्टनम के नज़दीक ही एक स्थान है, उसका नाम है लाल बाग। क्या नाम है? लाल बाग। लाल बाग में ही इसको दफन किया गया। किसे? टीपू को। अब एक सवाल फिर मन में उठता है कि सर वही क्यों किया गया? आपको जानना चाहिए कि लाल बाग में ही इसके पहले समाधि हैदर की है, यानी इसके पिता की भी समाधि लाल बाग बनी थी, वहीं पे दफन कर दिया गया। यानी कि अगर ये मैं कहूँ कि इतिहास में मैसूर में 2 दिलेर, हैदर और टीपू जो पिता पुत्र हैं, ये दोनों कहाँ हैं? लाल बाग में दफन है, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया था। ये सारी बातें, ये सारी कहानी इन्हीं की है। एक बात और है, जो इतिहासकार ने लिखा, उसने ये भी कहा कि टीपू ने इस बात को कहा था कि 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीना। उसने इस बात को कहा था कि 100 दिन गीदड़ की तरह, हरामखोर की तरह जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जी करके मैं एक ही दिन में दुनिया से चला जाऊं। तो वही मैं कहता हूं कि 10 साल पढ़ने से अच्छा है 3 साल सही से पढ़ लो। और क्या, मैंने बताया था ना, एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने, 10 साल पढ़ने से अच्छा है 3 साल सही से पढ़ लो, अच्छी किताबों पढ़ लो। और यूट्यूब वाले जितना बुक लिस्ट बताते हैं उसके चक्कर में ना पढ़ो, सब बकवासबाजी करते हैं। उनके बुक लिस्ट को फोकस मत करिएगा, वो उस किताब को नहीं बताते जिससे अपनी दुकान चलाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चक्कर मत पड़िए।